वांगचुन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे ही वांग मैंशन का गेट नज़र आता है और वांग मैंशन का जो गेट है वो ओपन हो जाता है और गाड़ी अंदर चली जाती है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है, जैन चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है और ईबो भी चुपचाप गाड़ी से उतर जाता है। जैन और ईबो चुपचाप एक दूसरे के बगल में ही चल रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी ईबो की स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है और वो जैन से कहता है, जैन, कमरे में जाने के बाद अपने आप को शावर करना और अपनी जिस्म से गंदगी उतार देना और मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आओ। ये कहते ही जो ईबो है वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने से पहले ही जैन जो है वो अपना मुंह खोलती ताकि वो उसे पूछे उसका क्या मतलब है कि वो अपने जिस्म से गंदगी उतारे, उसने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन उससे पहले ही ईबो जो है वो वहाँ से जा चुका था। कमरे के अंदर जाने के बाद जैन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और उसी दरवाजे के साथ काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। जैन के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी जो उसको ईबो ने कहा था कि वो अपने जिस्म की गंदगी को उतार दे। जैन को ये अल्फाज बार बार सुनाई दे रहे थे और इससे उसका दिल टूट गया था। वो ये सोच रही थी कि ईबो को ये डिस्कस लगा कि मैं कल रात अपनी दोस्त के घर में थी, मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे यकीन है कि काय ऐसा नहीं है, उसने भी मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो फिर ईबो को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? जिस हिसाब से वो मुझे देख रहा था, इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि मैंने उसे धोखा दे दिया। जैन काफ़ी देर तक अपने आप के साथ ये सोच रही थी। उसके बाद जैन फिर अपने क्लोजेट के पास चली जाती है। वो वाइट कलर का ड्रेस सेलेक्ट करती है, क्लीन अंडरवियर और ब्रा सेलेक्ट करती है। उसके बाद सीधे वो अपने बाथरूम चली जाती है ताकि वो शावर ले सके। बाथरूम के अंदर जाने के बाद जैन सबसे पहले शीशे के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो देखती है उसके जो बाल है वो पूरी तरह से मैसी हो गए थे, क्योंकि कल रात वो गीले बालों में ही सो गई थी। उसका जो मस्कारा था वो भी फैल गया था, उसकी जो लिपस्टिक थी वो भी उसके होंठों के आसपास फैल गई थी। जैन की हालत हॉरर मूवी की एक जिन जैसी हो गई थी। जैन फिर ईबो का कोट उतार देती है और जो उसने बिकनी पहनी थी उसे उतार देती है। फिर वो बैथटब है उसके अंदर वार्म वाटर भी फिल कर देती है। बैथटब के अंदर पानी पूरा फुल हो जाता है। जैन को कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जैन काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। फिर वो बैथटब के अंदर चली जाती है और काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रहती है। पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था जिससे जैन को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही जैन अपना सर एक साइड से दूसरे साइड मोड़ रही होती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई हथौड़े से उसका जो ब्रेन है ना उस पर वार कर रहा हो। जैन को इतना सर में दर्द हो रहा था। फिर जैन कुछ देर के बाद टब से बाहर निकलती है, अपनी बॉडी को स्क्रब करती है, अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करती है, मेकअप उतारती है। फिर अपनी बॉडी को पैट ड्राई करती है टॉवल से। उसके बाद वो क्लीन कपड़े पहनती है और वापस रूम में पहुंच जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद जो जैन है वो बेड के ऊपर बैठती है। वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रही होती है और सोचती है कि मैं ईबो से मिलने के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं ईबो का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ और ना ही मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि जो जैन है आज उसने पहली बार ईबो को इतना डरावना देखा था और इस वजह से जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा ईबो से डर रही थी। जैन अभी ये सोच ही रही थी, तभी अचानक से जैन के दरवाजे पे नॉक होता है, जिससे जो जैन है वो बेड के ऊपर जंप करती है। बाहर से आवाज़ आती है जो कि एक मेड की होती है। मेड कहती है, मैम, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपका इंतज़ार ऑफिस में कर रहे हैं। ये बात सुनते ही जो जैन है वो घबराते हुए दरवाजे पे पहुंचती है और दरवाज़ा जैसे ही वो खोलती है तो देखती है वहाँ पर मेड नहीं थी। मेड ने बस मैसेज डिलीवर किया था और वो वहाँ से जा चुकी थी। जैन फिर सोचती है अब उसके पास कोई भी चारा नहीं रहा। फिर जो जैन है वो दरवाज़ा बंद करती है और डाउनस्टेयर होते हुए ऑफिस की तरफ चली जाती है। ऑफिस का दरवाज़ा खोलने के बाद जो जैन है फिर वो अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। अंदर जाने के बाद जो जैन है वो देखती है ईबो का चेहरा दूसरी ओर है और ईबो की बैग जो है वो जैन की तरफ है। ये देखते हुए जो जैन है वो गहरी सांस छोड़ती है, क्योंकि उसे ईबो का चेहरा नहीं देखना था। किसी हद तक ईबो का चेहरा जैन के लिए इस वक्त पॉइजन जैसा था। जैन फिर ईबो का नाम लेकर ईबो को कहती है। ईबो बिना पीछे मुड़े फिर ईबो बोलना शुरू करता है, तुम कल रात घर से निकली, तुमने लीसंग से झूठ कहा, तुमने टैक्स भी नहीं किया, तुमने शराब पी, पूरी रात में फ़ोन करता रहा और तुमने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और सुबह मैं तुम्हें किसी के साथ बिस्तर में पाता हूँ। ये कहते हुए जो ईबो है वो जैन की तरफ मुड़ जाता है। ईबो की आंखें लाल हो गई थी। ईबो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था।
ईबो की तरफ देखते ही जैन के गूज बम्स खड़े हो जाते हैं और जैन को ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो रूह है ना वो उसकी पीठ की साइड से निकल गई। फिर जो जैन है वो धीरे धीरे जवाब में कहती है, मुझे बस पार्टी। ये बात सुनते ही ईबो अपना सर साइड में थोड़ा टाइटल करता है और उससे कहता है, क्या कहा तुमने? थोड़ा ज़ोर से बोलो। फिर जो जैन है वो अपनी आर्म्स को अपनी चेस्ट के पास फोल्ड करती है जैसे कि वो अपने आप को बचा रही हो। फिर वो अपनी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाकर ईबो से कहती है, मैंने बस कहा, मैं बस पार्टी पे जाना चाह रही थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ईबो। ये बात सुनते ही ईबो जवाब में वहाँ से कहता है, क्या तुम उसके साथ कल रात को सोई थी? ये बात सुनते ही जैन का मुंह खुल जाता है और उसे कहती है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तो ईबो जवाब में उसे कहता है, मैंने तुमसे बस इतना ही कहा है कि कल रात तुम उसके साथ सोई थी। जैन को पता था कि ईबो को उसकी बात पे भरोसा नहीं है। ईबो को ऐसा लगता है कि जैन और जो काई है उनके बीच में कल इंटीमेट हुआ था और जो जैन अगर कुछ भी कहेगी तो ईबो नहीं मानने वाला। तो जो जैन है वो अपनी धीरे धीरे वॉइस में ईबो से कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जवाब में ईबो जो है वो अपनी दांतों को टाइटन करते हुए उससे कहता है, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पे भरोसा करूँगा? हालांकि ईबो ने जब जैन को देखा था उसने बिकनी पहनी हुई थी और जो काय है उसने भी शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसे साफ तौर पे पता चल रहा था उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जो जैन है वो धीरे धीरे ईबो से कहती है, मैंने कपड़े पहने थे। तो जवाब में जो ईबो है वो उसे कहता है, कुछ कपड़े। ये बात सुनते ही जो जैन है वो अपनी आईब्रो को फ्रोनिंग करती है और उसे कहती है, क्या? तभी ईबो उसे कहता है, तुमने जैन बस कुछ कपड़े पहने थे और जो तुम वहां पर कर रही थी ना उसे पता है क्या कहते हैं? ईबो की बात सुनते ही जैन को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो जो जैन है वो चिल्लाकर कहती है, मैंने बिकनी पहनी थी, मैं उसके साथ बिस्तर में थी, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ और तुम मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हो? धीरे धीरे ना एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, चारों ओर उनके टेंशन ही टेंशन होता है। तभी जो ईबो है वो गुस्से में जैन से कहता है, अपनी आवाज़ को धीमे रखो। क्या तुम्हें पता नहीं है जो लोग मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते उनके साथ मैं क्या करता हूँ? ईबो की बात सुनने के बाद जैन फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथों को ज़ोर से क्लैप करती है और कहती है, बस, अब मैं परेशान हो गई हूँ। मैं कोई कांच से बनी हुई ग्लास नहीं हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं रही। मैं 18 साल की हूँ और इस दुनिया में 18 साल का होने का मतलब कि अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ। मुझे किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कमरे से बाहर जाना है या मुझे पार्टी में जाना है। ये कहते हुए जो जैन है उसकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बह रहे थे, लेकिन जो जैन है वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, क्योंकि जैन को पता था अगर वो थोड़ा बहुत भी घबरा जाएगी इसका मतलब है कि वो ईबो के हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करती है और ये कंटिन्यूस के लिए रूटीन बन जाएगा और उसे हमेशा ईबो के सामने चुपचाप बैठना पड़ेगा। जो ईबो कहेगा उसे वो फॉलो करना होगा। लेकिन जो जैन है वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीना चाहती थी। तभी जैन दोबारा कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, इसीलिए ना क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे किस करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे किस करोगे, इसका मतलब मैं हर एक आदमी से कहती हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई। ये कहते ही जैन की आवाज़ वहीं पर रुक जाती है, उसका गला सूख जाता है। ईबो के हाथ में ग्लास होता है। जैन की बात सुनते ही ईबो उस ग्लास को उठाकर उसे दीवार पे पटक देता है, जो दीवार जैन की पीछे थी। उस गिलास के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर जैन की जो सांस है वो अटक सी जाती है। जैन की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। तभी जैन दोबारा ईबो से कहती है, डॉन वांग ईबो, ईबो मैं कोई बच्ची नहीं रही, इसलिए मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक हूँ, तुमने मुझे खरीदा हुआ नहीं है। ये बात सुनते ही ईबो जो है वो ग्राउंड की तरफ देख रहा था और टेबल के ऊपर अपनी जो मुट्ठी होती है ना उसे ज़ोर से मार रहा था। ईबो की आंखों में गुस्सा था, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर ईबो जो है वो अपनी नज़रें उठाकर जैन की तरफ देखता है। जैसे ही वो जैन की तरफ देखता है ना, पहली बार जैन अपने सामने डेविल को देखती है। ईबो का एक्सप्रेशन और उसकी आंखों की तरफ देखते हुए जैन की जो दिल की धड़कन होती है वो काफ़ी ज़ोरों से धड़कना शुरू हो जाती है। फिर जो ईबो है वो अपनी लिप्स को कॉर्नर साइड की तरफ अपवर्ड ले जाता है, हल्का सा डेविल स्टाइल में स्माइल करते हुए जैन से कहता है, अभी तुम्हें बस कुछ ही हफ्ते हो गए कि तुम कॉलेज जा रही हो और अचानक से तुमने सोच लिया कि तुम बड़ी हो गई।
अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही सलूक करना चाहिए जैसे मैं बड़ों के साथ करता हूँ। तुम बिल्कुल सही हो एंजल, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। ईबो के अल्फाज सुनते ही जैन जो है वो पूरी तरह से टेंस हो जाती है। जैन की आंखें बड़ी हो जाती, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो से क्या कह रहा था, लेकिन ईबो इस बार सीरियस था। तभी जो ईबो है वो दोबारा जैन से कहता है, मैंने तुम्हें खरीद लिया। मैंने तुम्हें उसी पल खरीदा था जब तुमने अपना पहला कदम इस घर के अंदर डाला था। जिस तरह मैंने इस घर में हर एक खरीदी हुई चीज़ को रखा है, उसी तरह तुम भी हो। ये बात सुनते ही जैन की बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर जैन अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उससे कहती है, तो मैं क्या हूँ, एक फर्नीचर? ईबो के होंठों से हल्की सी मुस्कान निकलती है और उससे कहता है, हाँ, अगर मैं चाहूँ तो ये भी हो सकता है। ईबो की बात सुनते ही जैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने होंठों को गुस्से से दबाती है और फिर ईबो से कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी ईबो से कहता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कब कहा। तो जैन उससे कहती है, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए जो जैन है उसे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जैन जो है वो वहाँ से कमरा छोड़कर जाने ही वाली होती है। जैसे ही वो पलट के वहाँ से जा रही होती है तो वो पीछे से आवाज़ सुनती है, जो कि ईबो अपने दांतों को टाइटली ग्रिंटिंग कर रहा होता है। ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ईबो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। जैसे ही जैन दरवाजे का डोर नॉब को पकड़ती है, उसे खोल ही रही होती है। दरवाज़ा जैसे ही थोड़ा बहुत ओपन हो जाता है, तभी पीछे से जो ईबो है वो अपने हाथ से दरवाजे को ज़ोर से धक्का मारता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। दरवाज़ा अचानक से बंद होने की आवाज़ से जो जैन है वो और ज़्यादा घबरा जाती है। जैन ने उस डोर नॉब को पकड़ के रखा था, जैसे कि उस डोर नॉब की वजह से जैन बच जाएगी। जिस ईबो को जैन समझती थी कि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट, अंडरस्टैंडिंग, नाइस पर्सन है, लेकिन आज वो उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था। जिस दिन जैन ने ईबो से कहा था कि ईबो से किस करे, उस दिन से लेकर अभी तक जो ईबो है वो पूरी तरह से बदल गया था। तभी ईबो बैक साइड में जैन के नज़दीक आता है, लेकिन जो जैन है वो अपने आप को दरवाजे के साथ चिपका देती है। फिर जो ईबो है वो धीरे धीरे जैन के कानों में कहता है, अब जब तुम पूरी तरह से बड़ी हो गई हो तो अब मुझे तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए और ना ही तुम्हारी हर एक मनमानी को सुनना चाहिए। तभी ईबो जैन को पीछे से टाइटली पकड़ता और उससे गुस्से में अपनी तरफ मोड़ देता है। जैन के जो दोनों हाथ होते हैं वो ईबो के चेस्ट पे होते हैं। जो कुछ देर पहले जैन के अंदर कॉन्फिडेंट था, अब वो भी ख़त्म हो गया था। ईबो का चेहरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया था, वो पूरी तरह से मॉन्स्टर लग रहा था। ये देखा जो जैन है वो चुपचाप वहीं पर जम सी जाती है। तभी जो ईबो है वो जैन से कहता है, तुम्हें बड़ी लड़की बनना है ना, तुम चाहती हो ना सब तुम्हें सीरियसली ले। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सीरियसली लूँ, तो कोई बात नहीं है। ये कहते हुए जो ईबो है वो जैन को और नज़दीक लाता है और उससे कहता है, अब मैं तुम्हें सीरियसली लेता हूँ। तभी जो जैन है वो ईबो को थोड़ा बहुत धक्का देती है ताकि वो उसे खुद से दूर करे। उसका सारा जो स्ट्रगल होता है ना वो बेकार चला जाता है। उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तभी ईबो से कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिन लोगों को मैं सीरियसली लेता हूँ उनके साथ मैं क्या करता हूँ। ये कहने के बाद ईबो जैन की आर्म को टाइटली पकड़ता है और उसे घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले जाता है। जैन की आंखों से ना आंसू बह रहे होते हैं तो जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसकी सांसें भी अब तेज़ चलने लगती है। जैन को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या होने वाला है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो दिल है ना वो उसके चेस्ट में ही ब्लास्ट हो जाएगा। जैन चिल्लाती है और ईबो से कहती है, ईबो प्लीज़ प्लीज़ रुक जा, मुझे माफ़ कर दो। जैन बहुत बुरी तरह से रोती है। उसका जो गला है ना चिल्लाने से, रोने से ना वो भी अब रफ़ हो जाता है। जैन उसे कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, वो उसकी हर एक बात सुनेगी, वो नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले ना उससे परमिशन भी लेगी। लेकिन जो ईबो है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ना पागल हो गया था। उसे बस अपना गुस्सा उतारना था जो आज पहली बार जैन ने उसे दिया था। जैन को नहीं पता था ईबो उसे कहाँ ले जा रहा है। ईबो जो है ना वो जैन को पकड़ते हुए घसीटते हुए ना मेंशन से बाहर ले जाता है। जैसे ही जैन बाहर चली जाती तो वो देखती है वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं थे क्योंकि संडे थी, सबकी छुट्टी थी। वहाँ बस सोयोंग ही था। सोयोंग जो है ना वो अपनी गाड़ी के साथ ना लीन हो गया था। जैसे उसकी नज़र ईबो पे पड़ती है तो वो स्ट्रेट हो जाता है।
जैन की ऐसी हालत देखकर जो है ना, जो सोयंग वो भी अपनी आईब्रोज को फ्रोनिंग करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वो बस जैन और ईबो को इग्नोर करता है कि जैसे कि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ईबो जब गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है और वो अपनी बॉस के खिलाफ नहीं जा सकता। हीबो फिर जैन को घसीटते हुए गार्डन की तरफ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो गार्डन का दरवाज़ा खोलता है, वो जैन को अपने पीछे से घसीटते हुए लेकर चला जा रहा था। उसके बाद फिर वो एक रूम में पहुंच जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंच जाता है, रूम के अंदर ना एक सीक्रेट रेड डोर होता है। जैसे ही ईबो जो है ना उस सीक्रेट रेड डोर को खोलता है, जैन के पेट के अंदर ना दर्द शुरू हो जाता है। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जैन को समझ में नहीं आ रहा था, जैन के मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलता सिवाय 2 अल्फाजों के, वो था प्लीज़ ईबो। उसके बाद जो ईबो है ना, वो जैन को पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो उसे घसीटते हुए सीढ़ियों के नीचे लेकर चला जाता है, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल था। ये देखकर जो जैन है ना, उसकी जो टांगे होती है ना, वो शेकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। जैन चिल्लाकर ईबो से कहती है, प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। लेकिन ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैन की सांसें भी तेज चल रही थी, जैन के होंठ भी अब सूख गए थे। हर एक सेकंड के बाद जैन और ज़्यादा डरती जा रही थी। जैन चिल्लाकर ईबो से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन ईबो जवाब में चलते हुए जैन से कहता है, एक रूल जैन, बस एक रूल। मैंने तुम्हें बस एक ही रूल कहा था और तुमने एक रात उस गैर मर्द के साथ बिताई। तो जवाब में जैन रोते हुए ईबो से कहती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस टनल के बाद एक और बहुत ही बड़ा टनल आता है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। लेकिन जो ईबो है ना, वो जैन को दूसरे वाले टनल की तरफ लेकर चला जाता है और वहाँ पर एक जो दरवाज़ा है ना, उसे खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, ईबो अचानक से जैन को धक्का देता और उस रूम के अंदर उसको फेंक देता है। रूम पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। जैसे ही जैन फ्लोर पे गिर जाती है, उसके घुटनों पे थोड़ा सा ना चोट लग जाती है। फिर जैन जैसे तैसे उठ जाती है। फिर वो दोबारा ईबो की तरफ मुड़ती है और ईबो को देखती है। ईबो जो है ना, वो दरवाजे पर ही खड़ा था। तभी ईबो से कहता है, तुमने मेरी बेइज्जती की ना, मेरे ही घर में जैन, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तभी जो जैन है वो उससे कहती है, प्लीज़ नहीं नहीं प्लीज़ ईबो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जैन बहुत ज़्यादा रोती है। तभी ईबो से दोबारा कहता है, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी ना, फिर तुम कभी भी वापस कॉलेज नहीं जाओगी। ये कहने के बाद ही वो दरवाज़ा बंद कर देता और जैन जो है ना, वो चिल्लाकर नो कहती है और भागते हुए दरवाजे के पास जाकर उसे ना खटखटाना शुरू कर देती है। लेकिन जो ईबो है ना, वो उसे लॉक कर देता है। पूरा कमरा अचानक से शांत हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। इस तरह की शांति में आज तक जैन कभी रही नहीं। वो कमरा इतना शांत होता है कि जैन को अपनी दिल की धड़कन सुनाई देती है। उस कमरे की जो आवाज़ होती है ना, वो साउंड प्रूफ होती है। वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गहरी सांस लेना, वो आवाज़ें ना उस कमरे में गूंजना शुरू हो जाती है। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जैन रो रही होती है और उसी की आवाज़ उस कमरे में गूंजती है, जिससे जैन और ज़्यादा घबरा जाती है। मिनट बे मिनट बढ़ते जाते हैं और जैन और ज़्यादा डर जाती है। जैन जो है ना, वो दीवार के साथ ही जम सी जाती है। फिर वो चुपचाप अपनी घुटनों को ना अपने चेस्ट के साथ लगाती है और अपने सर को अपने घुटनों के ऊपर रखती है। वो अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वो वापस अपने बीते हुए कल में जाना चाहती थी। वो वापस अपने घर पहुंचना चाहती थी, उसी वक्त में जाना चाहती थी। उसके लिए वो बंद कमरा ही सब कुछ था। वो दुआ करती है कि वो वापस उस वक्त में चली जाए, वो अपनी आंखें खोले और देखे ये बस सपना था और वो अपने कमरे में ही हो। तो वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगी। वो कभी भी डिमांड नहीं करेगी कि उसको ये दुनिया देखनी है। वो बस उस कमरे में ही जिएगी। उस रूम में ना जैन को काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड हो रही थी। जैन का जो दिमाग होता है ना, वो भी पूरी तरह से जैसे कि अब काम ही नहीं कर रहा था। जैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो यहीं पर मरने वाली है। उसे अब कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। यह अंधेरा ही अब उसको खा जाएगा। जैन जो सांस ले रही होती है ना, जैन उस आवाज़ को भी सुन रही होती है। जैन अपनी कानों को बंद करती है ताकि ये आवाज़ें बंद हो जाए। जैन चिल्लाना चाह रही होती है। जैन अपने बालों को पकड़ कर उनको खींचना शुरू कर देती है।
कुछ ही मिनट सुबह होते हैं जैन को उस रूम के अंदर बंद हुए, लेकिन इन कुछ मिनट्स में जैन को पूरी तरह से महसूस हो जाता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकलेगी, वो अब यहीं पर मर जाएगी। जैन की टांगें भी अब नम हो जाती हैं और धीरे धीरे जैन ना बेहोश हो जाती है। वहाँ से निकलने के बाद ईबो सीधे अपनी ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद ईबो पहले सिगरेट जलाता है और उसे पीना शुरू कर देता है। ईबो का जो गुस्सा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। तभी सोयोंग ऑफिस में चला आता है। फिर वो ईबो से कहता है, ईबो तुमने जैन को काफ़ी कम सज़ा दी है, हालांकि जैन ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। तभी ईबो से कहता है, मुझे पता है। फिर ईबो सोयोंग से कहता है, कोई ख़ास वजह यहाँ आने की? तभी सोयोंग उसे कहता है, हाँ, लैन से जैन ने फ़ोन करके कहा था वेंचो अभी हील हो रहा है, इसलिए उसे टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद ईबो सोयोंग से कहता है, ठीक है चलो हम वेयर हाउस चलते हैं। जैसे ही वो वेयर हाउस पहुँचते हैं, ईबो जो है वो अपना कोट उतारता है और फिर उस रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो लैन से चैन है वो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था। अंदर जाने के बाद जो ईबो है उसे अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतारना था तो वो वेंचाओ के ऊपर ही उतारता है। वो जो टूल होता है जिससे टॉर्चर किया जाता है उसे लेता है और वेंचाओ को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वेंचाओ कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो काफ़ी ज़ोर से रो रहा था। जो सोयोंग होता है वो चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जो वांग ईबो है उसके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। जो वांग ईबो होता है वो नॉन स्टॉप वेंचाओ को टॉर्चर कर रहा था। एट द एंड जो वांग ईबो है ना वो वेंचाओ को वहीं पर जान से मार डालता है, उसे टॉर्चर कर करके। उसे मारने के बाद जो वांग ईबो है ना वो शांत हो जाता है। तभी सोयोंग पीछे से ईबो से कहता है, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो गए, अब तुम शांत हो गए? जवाब में ईबो बस करता है। उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ईबो जैसे ही मेंशन पहुँचता है, अपनी ऑफिस में बैठकर ईबो जो होता है ना वो वाइन अपनी ग्लास में डाल रहा होता है। वाइन को ग्लास में डालते हुए ईबो को याद आता है, जैन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, उसने तो कल रात भी कुछ नहीं खाया था, वो अभी तक भूखी है और ऊपर से 7 घंटे उसे उस रूम में लॉक हुए हो चुके हैं। फिर जो ईबो है वो सोयोंग को इन्फॉर्म करता है और उससे कहता है कि वो वैंकिंग को फ़ोन करके उसे यहाँ बुलाए। जैसे ही कुछ देर के बाद वैंकिंग आ जाती है। फिर जो ईबो है वो वैंकिंग से कहता है कि तुम अंदर जाओ और जाकर जो जैन है उसे वहाँ से लेकर आओ। ईबो जानता था कि अगर वो जैन के सामने आ गया तो जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी, इसलिए वो वैंकिंग को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ। जैसे ही वैंकिंग जैन के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, ईबो उस लॉक को खोल देता है। वैंकिंग अंदर चली जाती है। जैन जो है ना वो दीवार के साथ वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन जैन की हालत ख़राब थी। वैंकिंग जो है ना वो जैन को बुलाती है, लेकिन जैन जो है ना वो धीरे धीरे कह रही होती है जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ईबो जो है ना वो अंधेरे में ही खड़ा था ताकि जैन की नज़र उस पर ना पड़े। जो वैंकिंग है फिर वो जैन के नज़दीक आती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, जिससे जो जैन है ना वो डर जाती है। जैसे ही वो अपने सामने शख्स को देखती है, उसे पहले लगा था जैन को कि ये ईबो है, लेकिन जैसे ही वो वैंकिंग को देखती है तो जो जैन होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और वैंकिंग को गले लगाती है। जैन की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वैंकिंग जो है ना वो जैन की हालत देखकर ईबो की तरफ पलट कर देखती कि तुमने इसके साथ क्या कर दिया है। फिर वैंकिंग जैन को संभाल कर उसके रूम की तरफ उसको लेकर चली जाती है। जैसे ही जैन अपने रूम में वापस पहुंच जाती है तो वैंकिंग उसे सबसे पहले बेड पे बिठाती है, उसे आराम करने के लिए कहती है। जैसे ही कुछ घंटों के बाद जैन जो संभल जाती है ना, वैंकिंग भी वहाँ से चली जाती है। जैन जो है ना वो अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, इसलिए वो सोते समय भी लाइट ऑन रखती है। जैन को ना अब ईबो से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था।